जेवसजन की बात सुनकर विंग थोड़ा सा सोच में पड़ गया। फिर बोला, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। माना कि विंग वांगजी से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, पर वो ऐसे ही एक तरफा हाँ तो नहीं बोल सकता। उसने जेवसजन से कहा, मैं पहले वांगजी की राय जानना चाहता हूँ कि वो इस शादी को करना चाहता है या नहीं। फिर विंग अपनी जगह से खड़ा होकर जेवसजन के सामने झुकता हुआ बोला, मुझे माफ़ कीजिए, पर जब तक वांगजी का जवाब नहीं मिलता, मैं भी कोई जवाब नहीं देना चाहता। टान से चैन भी तुरंत खड़े हो गए और विंग को खड़े करते हुए बोले, मुझे खुशी है कि आप वांगजी के निर्णय का इतना ख्याल करते हैं। दोनों भी इस बात से खुश थे। लान से चैन वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद विंग भी सारी कॉपीज लेकर लान चेरेन के पास चला गया। लांचरेन के कक्ष में पहुंचने के बाद विंग ने देखा कि लांचरेन वहां पर मौजूद नहीं है, तो उसने वो सारी कॉपीज वहीं पर रख दी और वो बाहर आने लगा। तभी उसने देखा कि वहां पर एक डिसाइपल खड़ा है। तब विंग ने उसे कहा कि जब मास्टर लाना आए तो उनसे कह देना, उन्होंने जो काम मुझे दिया था वो पूरा हो गया है। इस पर वो छात्र बोला, जी हाँ वांगजुन। विंग ने बस हामी सिर हिलाया और वो वहाँ से चला गया फॉरेस्ट की तरफ, जहाँ पर बहुत सारे रैबिट्स थे। विंग वहीं पर एक सफ़ेद कलर के खरगोश को लेकर बैठ गया और याद करने लगा कि ये सब खरगोश वहाँ पर कैसे आए। जब वांगजी और विंग का सोल एक्सचेंज हुआ था, वो अपने आप को ठीक करने के लिए कई सारे उपाय कर रहे थे। उनमें से एक उपाय ये भी था कि कोल्ड पॉन्ड में वापस जाकर वैसे ही हालत पैदा करना, मतलब फिर से एक बार किस करना। जब दोनों की सोल एक्सचेंज हुई थी, शुरू-शुरू में वांगजी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। वो विंग से बार-बार कह रहा था कि हम अब हमेशा के लिए ऐसे ही रहेंगे। विंग को खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सर झुकाकर बस यही सोच रहा था कि इसका उपाय क्या कर सकते हैं। दोनों फॉरेस्ट में चलते जा रहे थे। तभी अचानक से विंग चिल्लाया, लांझा देखो। विंग की एक्साइटमेंट देखकर लांझा ने भी तुरंत ऊपर देखा तो विंग एक तरफ दौड़कर जा रहा था, साथ ही हाथ से सामने की तरफ इशारा भी कर रहा था। जब वांगजी की नज़र वहाँ गई, उसने देखा वहाँ पर बहुत सारे खरगोश है। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कह रहा था, लांझा देखो, इतने सारे खरगोश, क्या हम इन्हें जंगल ले जा सकते हैं? पर वांगजी ने तो उसे साफ मना कर दिया, ये कहकर कि गुस्से में किसी भी जानवर को पालने की इजाज़त नहीं है। इस पर विंग मुंह टेढ़ा करते हुए बोला, तुम और तुम्हारे रूल्स, नहीं नहीं, तुम्हारे बकवास रूल्स, चलो छोड़ो, ये दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो क्यों ना मैं इन्हें पका कर खा लूँ। इनके मुंह से तो लार टपकने वाली थी और इधर वांगजी बहुत बुरी तरह से शॉक्ड हो गया था। वो लगभग चिल्लाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, क्लाउड रिसोर्सेज में एनिमल खाना भी मना है, और हाँ, ये मेरी बॉडी है, तुम इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। तब विंग ने बड़ी ही शांति से कहा, क्यों, अब इस पर मेरा हक है, तो मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए अभी जो मेरा मन कर रहा है मैं वही खाऊंगा। मैं तुम्हारे शरीर को पूरी तरह से बदल के रख दूंगा। तुम जो ये साधु संत बनकर घूमते हो ना, देख लेना, मैं तुम्हें असली स्वर्ग दिखाऊंगा। विंग के चेहरे पर नटखट मुस्कुराहट थी और वांगजी का हाल बेहाल हो चुका था। अब उसने हार मानते हुए कहा, नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। रुको, मुझे एक जगह पता है जहाँ पर हम इन सब बनी को रख सकते हैं, और हाँ, प्लीज़ मेरी बॉडी के साथ कुछ भी ऐसा वैसा मत करना। वांगची गिड़गिड़ाते हुए बोला। तब विंग ने कहा, ठीक है, मुझे जल्दी से वो जगह बताओ। ये सब सोचते हुए विंग के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और वो एक बनी को गोद में उठाते हुए बोला, तुम्हारे वांगची पापा बहुत ज़्यादा फ़नी है और बहुत स्वीट भी है, लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं आया है। पता नहीं क्या लांचांग युनमिंग पहुँच गया होगा। मेरे ख्याल से अभी नहीं, अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। बस वो सारी चीज़ें अच्छे से संभाल ले। वैसे मुझे उस पर भरोसा तो है, पर फिर भी मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान हूँ। विंग बनी को सहलाते हुए बोल रहा था। विंग अपने वनीस के साथ वांगजी की यादों में खोया हुआ था। तभी वहाँ से दो डिसाइपल्स गुजर रहे थे, आपस में बातें करते हुए। पता नहीं मास्टर लॉन को क्या हुआ है। यहाँ पर दिन पपेट्स की संख्या बढ़ती जा रही है और वो इतनी सारी परेशानियों को छोड़कर बस हांगवनचोन और मास्टर वी की शादी के पीछे पड़े हैं। दूसरे डिसाइपल ने कहा, हाँ, लोगों की जान पर बना ये है, सभी कितने डरे हुए हैं।
पता है, जेवुजुन के साथ लड़ाई में मैं भी गया था। मैं भी उन पपेट से लड़ा। और पता है, वो पपेट जितने मारो उसके दुगने हो जाते हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तब पहले डिसाइपल ने कहा, देखा, और देखो मास्टर लान को, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये सुनकर दूसरे डिसाइपल ने कहा, छोड़ो, जाने दो, किसी ने हमारी बातें सुन ली तो। वैसे भी गुस्से में पीठ पीछे बात करना मना है। फिर उन दोनों डिसाइपल की नज़र विंग पर गई और वो वहीं पर खड़े रह गए। तुरंत वो करते हुए बोले, हांगवानचुन। विंग ने बस नोट किया तो वो दोनों छात्र वहाँ से चले गए और जाते हुए फिर से बातें करने लगे। पता नहीं हांगवानचुन ने हमारी बातें सुन तो नहीं ली। भी दूसरे लड़के ने कहा, चुपचाप यहाँ से जल्दी से चलो, हमें बहुत सारा काम है। विंग ने अब उन छात्रों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उल्टा वो ये सोचने लगा, मास्टर लान को सच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी और लांछन के सोल एक्सचेंज होना और लान क्लान में जो क्लान लीडर की मीटिंग थी, फिर उस पपेट और फिर मेरी और लांछन की मैरिज, ये सभी में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। मास्टर लान ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब मेरी और लांछा की शादी ये कोई इत्तेफाक नहीं है, शायद ये पहले से ही तय था। हो सकता है इस बारे में जेवुजुन को भी कुछ ना कुछ पता हो, पर क्या फ़ायदा, कोई मुझे कुछ नहीं बताएगा। लांछा, प्लीज़ अपना ख्याल रखना, पता नहीं आगे क्या होगा हमारी लाइफ में। कहते हुए विंग ने एक गहरी सांस ली, फिर उस बनी को वैसे ही सहलाने लगा। दूसरी तरफ जियांग परिवार में न्योहे सांग अपने चेहरे के सामने अपना फैन पकड़ते हुए बोला, राजकुमारी जियांग, आपको क्या लगता है इस वक्त ब्रदर भी होते तो क्या होता? जियांग यानली बस मुस्कुरा दी, शायद वो कुछ सोच रही थी। तभी चेंग चिल्लाया, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम हमारे साथ इनमें क्यों जा रहे हो? चंगशा न्योहे सांग को गुस्से में घूर रहा था। ये देखकर होएसांग चुप हो गया, सहम गया और वी उशियान के पीछे छुप गया। बोला, भाई वी, प्लीज़ मुझे बचा लो। होएसांग विंग के पीछे छुप गया तो जंगशा आगे आता हुआ बोला, होएसांग, अब कहाँ छुप रहे हो, सामने आओ। जंगशा होएसांग की तरफ चलने लगा तो होएसांग ने धीरे से वांगजी के कान में कहा, हांगवानचुन, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मैं आपके लिए तो इतना सब कुछ कर रहा हूँ। होएसांग वांगजी के पीछे से बोला, मैं नहीं तो क्या राजकुमारी वेन को जाना चाहिए था युनमेंग। इतना सुनते ही जंगशा शर्म से पूरा लाल हो गया, या शायद गुस्से से, और वो होएसांग के पीछे भागने लगा। इन दोनों को देखकर जियांग आंटी हंसने लगी। जियांग फेंगमिया सभी बच्चों को देख रहे थे और उन्हें कहीं ना कहीं कुछ अलग भी लग रहा था। जंगशा और होएसांग की मस्ती चल रही है और वी वुशान इतनी शांति से अपना मेडिटेशन कर रहा है। उन्होंने तुरंत विंग से पूछा, तुम्हें क्या हुआ विंग, तुम इतने शांत क्यों हो? वांगजी ने तुरंत आंखें खोली और जियांग फेंगमियांग की तरफ देखते हुए बोला, जी अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब जंगशा और होएसांग भी चुप हो गए। जंगशा अपनी जगह पर बैठते हुए बोला, दिन भर वो कोल्ड हार्टेड हांगवुनजुन के साथ रहेगा तो ऐसा ही होगा ना, उसी की तरह हरकतें भी करेगा। ये सुनकर होएसांग अपनी जगह पर बैठते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, हांगवुनजुन है तो उन्हीं की जैसा हरकतें करेगा ना। तभी जंगशा चिल्लाया, क्या क्या बोला तुमने? नहीं, कुछ नहीं, होएसांग ने कहा तो जंगशा ने भी मुंह बना लिया। जियांग फेंगमिया ने आगे से आवाज़ लगाई, बेटा विंग, मेरे पास आओ। वांगजी उठकर अब जियांग फेंगमियांग के पास बैठ गया तो वो पूछने लगे, विंग, क्या बात है बेटा, तुम कभी इतना शांत नहीं बैठा करते, क्या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो? जियांग फेंगमिया ने वुशियान के हाथ पर हाथ रखा और उसे धीरे धीरे सहलाने लगा। तब वांगजी ने कहा, नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है जिससे मैं परेशान हो रहा हूँ। जियांग यानली भी उन दोनों को देख रही थी और सोच रही थी, ज़रूर कोई ना कोई बात है जिससे हांगवुनजुन परेशान हो चुके हैं। तभी जियांग फेंगमियान ने कहा, मुझे लगता है तुम अपनी शादी को लेकर परेशान हो रहे हो। ये सुनकर चौंक कर वांगजी ने जियांग फेंगमियांग की तरफ देखा